हेलो एवरीवन, आप सभी का एक्लब एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी हम लोग जानते हैं कि यूपीपीसीएस का एग्जाम आ चुका है, सिलेबस उसका आप सभी को पता है और इसी के साथ हम लोग हॉर्टिकल्चर को पढ़ेंगे और जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या है। हमारे पहले डेमो क्लास में हम लोग जानेंगे कि हॉर्टिकल्चर क्या है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या क्या ब्रांचेस हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हॉर्टिकल्चर को अगर हम हिंदी में कहें तो उद्यान विज्ञान। उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर मीन्स उद्यान विज्ञान। जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर हमारे दो लैटिन भाषा के शब्दों से लिया गया है। इसका अगर हम जानेंगे, अर्थ जानेंगे तो क्या है, हार्टस प्लस कल्चर। हार्टस प्लस कल्चर। तो हार्टस का मतलब होता है गार्डन्स एंड कल्चर का मीन्स होता है कल्टीवेशन। कल्टीवेशन कह सकते हैं या प्रोडक्शन। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो हॉर्टिकल्चर है वो लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन वर्ड है और दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है हार्टस प्लस कल्चर। हार्टस का मीन्स होता है गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर इन विच कंसर्न द स्टडी ऑफ गार्डन क्राफ्ट्स। यानी उद्यान विज्ञान की या एग्रीकल्चर की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग गार्डन में होने वाली क्राफ्ट्स का कल्टीवेशन करते हैं या अध्ययन करते हैं या जिनका हम प्रोडक्शन करते हैं। फिर जो हॉर्टिकल्चर है सबसे पहले आया आपके रिटन लैंग्वेज में 17th सेंचुरी में। 17th सेंचुरी में ये आपका 17th सेंचुरी में रिटन लैंग्वेज में आपका ये हॉर्टिकल्चर टर्म आया सबसे पहले। तो हम लोग यहां पे जानते हैं कि उद्यान विज्ञान, हॉर्टिकल्चर लैटिन वर्ड से लिया गया है, दो लैटिन वर्ड से, हार्टस प्लस कल्चर। हार्टस मीन्स गार्डन एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन, यानी वह क्राफ्ट जिनका हम कल्टीवेशन गार्डन में करते हैं हॉर्टिकल्चर क्राफ्ट्स कहलाती हैं। और ये लैटिन लैंग्वेज आपके 17th सेंचुरी में आया और कैसा, लैटिन वर्ड से। तो हॉर्टिकल्चर में हम कौन कौन सी क्राफ्ट्स का अध्ययन करेंगे, जैसे हम जानेंगे फ्रूट, वेजिटेबल्स, ऑर्नामेंटल फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल एरोमेटिक एंड स्पाइस कॉन्डिमेंट्स, प्लांटेशन क्राफ्ट्स एंड एटसेट्रा। उसके बाद हम उससे पहले अगर हम जानना चाहेंगे कि ये जो हॉर्टिकल्चर है, तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन वर्ड LH Bailey। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड LH Bailey, लिबर्टी हाइट वैली। एंड इनको डीन ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और जब हम बात करेंगे फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया, डॉक्टर MH मैरीगोडा। तो यहां से आपके लिए सबसे ज्यादा पहले इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें तो हॉर्टिकल्चर कैसा शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। कब आया, 17th सेंचुरी में आया। किन शब्दों से मिलकर बना है, गार्डन प्लस कल्टीवेशन, इसका अर्थ होता है हार्टस प्लस कल्चरा। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन द वर्ल्ड LH Bailey एंड फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया MH मैरीगोडा। और अगर हम बात करें कि हॉर्टिकल्चर क्या है, तो हॉर्टिकल्चर एक इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम है। जैसा कि आप सारे लोग जानते होंगे
कि फार्मिंग सिस्टम टू टाइप, एक्सटेंसिव फार्मिंग सिस्टम एंड इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। तो जो हॉर्टिकल्चर है आपका कैसा है, इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम है, इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम, इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम अगर सीधे सीधे शब्दों में हम कहें, लो लैंड हाई प्रोडक्शन, लो लैंड हाई प्रोडक्शन। इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम इट मीन्स लो लैंड हाई प्रोडक्शन। जैसे आप देखेंगे कि इसमें अगर आप किसी सब्जी का या किसी फल का आप खेती करते हैं तो उसमें कम जमीन होने पर भी उसका जो प्रोडक्शन होता है वो ज्यादा होता है कंपेरिजन टू एग्रोनॉमिक क्रॉप से, तब हम इसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम, क्योंकि इसमें हम बहुत सी हाईटेक टेक्नोलॉजीज का यूज करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, तो इसको बोलते हैं इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम। इसी के साथ हम जो हमारा फर्स्ट था, जैसे हम जाने की व्हाट इज हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर इज अ पार्ट ऑफ प्लांट एग्रीकल्चर इन विच कंसर्न द स्टडी ऑफ गार्डन क्रॉप्स, जिनके में हम गार्डन क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं, यानी गार्डन क्रॉप्स का अध्ययन करते हैं, उनको क्या बोलेंगे, हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान, जिसमें हम जानेंगे। इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानेंगे कि ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, कि हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस क्या क्या है। लिख लेंगे, उसके बाद स्लाइड ये ओके करना, ठीक है। लेट बी स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इससे पहले हम लोगों ने जाना था कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर क्या है। उसके बाद हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस क्या क्या है, यानी हॉर्टिकल्चर और क्या क्या चीजें कवर करता है। जैसे मैं आपको बता चुका था, फर्स्ट इज अ पोमोलॉजी। पोमोलॉजी तो हम सीधे शब्दों में कहें कि द पोमोलॉजी इज द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, यानी प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट, साइंस द प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स। अगर हम फ्रूट की बात करेंगे तो यानी फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी जो दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस लॉजी, पोमम प्लस लॉजी। और जो पोमम का अर्थ होता है यहां पर फ्रूट, और लॉजी का मीन्स होता है साइंस, साइंस, यानी thus the pomology is the science of production of fruit, यानी फलों के प्रोडक्शन को हम क्या कहते हैं, या अध्ययन को क्या कहते हैं, पोमोलॉजी। ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से बहुत अच्छा है, और राजस्थान वाले एग्जाम में पूछा भी गया था कि पोमम का अर्थ क्या होता है। पोमम का अर्थ होता है फ्रूट से होता है। और अगर हम बात करें यहां से एक बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पूछा जाता है कि फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी, फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी डी कैंडोरे, डी कैंडोरे, फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी। तो हम जानेंगे, तो फ्रूट्स में जैसे हम किसका किसका अध्ययन करेंगे, जैसे मैंगो, सिट्रस, बनाना, ग्रेप, लीची, वेर, बहुत से आगे क्लास में आपको बताएंगे। इनका भी एक एडाप्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन है ड्यू टू क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स, जस्ट लाइक ए ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, एरिड जोन। डिफरेंट जोन के फ्रूट होते हैं, जैसे ट्रॉपिकल में आपका मैंगो है, बनाना है, पपाया है। तो ये सारी चीजें जानेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट ब्रांच पे आते हैं, ऑलरी कल्चर। यानी ऑलरी कल्चर क्या है, ऑलरी कल्चर आपका बना है,
ओलेरिस प्लस कल्चरा। ओलरी मीन्स होता है आपका वेजिटेबल, वेजिटेबल, एंड कल्चर मीन्स आपको पता है कल्टीवेशन। यानी ओलरी मीन्स हो गया आपका वेजिटेबल्स एंड कल्चर मीन्स हो गया कल्टीवेशन। सीधी सीधी जानते हैं, ओलरी मीन्स पॉट हर्ब भी बोलते हैं। एंड सीधे सीधे शब्दों में जानेंगे कि द साइंस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। और आपका ये भी आपका कैसा वर्ड है एग्रीकल्चर, लैटिन शब्द से निकला है, लैटिन वर्ड। एंड फ्लोरी मीन्स, फ्लोरिकल्चर मीन्स आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, फ्लोरी प्लस कल्चरा, यानी फ्लावर और कल्टिवेशन। यानी फ्लावर के अध्ययन को क्या कहेंगे, फ्लावर कल्टिवेशन को कहेंगे फ्लोरिकल्चर। तो हम लोग यहाँ पे जाना कि पोमोलॉजी क्या है, ऑलरीकल्चर क्या है, फ्लोरिकल्चर क्या है। तो ऑलरीकल्चर में भी डिफरेंट डिफरेंट वेजिटेबल आएंगी। जैसे आप जानेंगे कि कूल सीजन वेजिटेबल कौन से हैं, समर सीजन वेजिटेबल्स कौन से हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर और किन किन चीजों को कवर करता है। फर्स्ट इज अ प्लांटेशन, यानी मेजर जो हमारी ब्रांच हो गई पोमोलॉजी, ऑलरीकल्चर और फ्लोरिकल्चर। उसके बाद हम देखेंगे कि प्लांटेशन, प्लांटेशन क्रॉप्स यानी रोपण पौधे, यानी जिनको हम रोपण करते हैं वो प्लांटेशन क्रॉप कहलाती है। जैसे आपका कोकोनट हो गया, एरिका नट हो गया, ऑयल पाम हो गया, कैस्ट्यू नट हो गया, और आपका कोकोआ हो गया, पाल्मरा पाम हो गया, डिफरेंट डिफरेंट जिनको हम कोस्टल एरियाज में लगाते हैं, स्पेशली कोस्टल एरियाज में। और प्लांटेशन क्रॉप्स का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आप इनको विदाउट प्रोसेसिंग यूज नहीं कर सकते हैं। तो इनका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस बहुत है प्लांटेशन क्रॉप्स का। कॉफी है, टी है, कोकोआ है, कोकोनट है, एरिका नट है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स। मेडिसिनल एंड एरोमेटिक क्रॉप्स जैसे कि आप देखेंगे सदाबहार है, क्या है आपकी मेडिसिनल प्लांट है। ओसियम, तुलसी है, मेडिसिनल है। उसके बाद स्पाइसेस क्रॉप जैसे आपका कोरिएंडर हो गया, फेनल हो गया, फेनुग्रीक हो गया, तो ये किसमें आएंगे आपके स्पाइसेस में। एंड लास्ट वन इज पोस्ट हार्वेस्ट एंड प्रोसेसिंग, यानी पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोसेसिंग की जब बात हम करते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा फ्रूट लॉसेस किसकी वजह से होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस बहुत है। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कंट्रोल करते हैं, या हम प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, जो भी हम प्रोसेस प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हम प्रोसेसिंग आगे बात करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के हिसाब से जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी का प्रोसेसिंग का यूनिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे जाने की ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, फर्स्ट इज द पोमोलॉजी। और पोमोलॉजी ग्रीक और लैटिन दोनों भाषा से मिलकर बना है, क्योंकि पोमम जो है वो आपका लैटिन भाषा का शब्द है और लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। फादर ऑफ सिस्टमैटिक पोमोलॉजी आपके डी कैंडोले हैं। और फिर हम देखते हैं कि ऑलरीकल्चर यानी पॉट हर्ब या वेजिटेबल और उसका कल्टीवेशन करते हैं। उसका फ्लोरिकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्या क्या कवर करता है, जैसे प्लांटेशन, मेडिसिनल एरोमेटिक क्रॉप्स, स्पाइस, कॉन्डिमेंट्स हैं, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि जाना है हमने कि जो ब्रांचेस हैं हॉर्टिकल्चर की वो क्या क्या है। आगे अगले स्लाइड में हम जानेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है। अभी तक हमने जाना कि हॉर्टिकल्चर क्या है, इसकी शाखाएं क्या कौन कौन सी हैं, और आगे हम जानेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे हमने आपको बताया कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर, ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर। इसी के बाद अगली हमारी जो बात होगी इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर की महत्ता क्या है, हॉर्टिकल्चर क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंस है। तो हम शॉर्ट में जानेंगे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू। न्यूट्रिशनल वैल्यू आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या स्पाइस कॉन्डिमेंट या मेडिसिनल एरोमेटिक्स, फ्लोरिकल्चर, डिफरेंस जो आपकी कमोडिटीज हैं वो कवर होती हैं आपके हॉर्टिकल्चर के द्वारा। तो न्यूट्रिशनल व्याप से हम देखें तो फ्रूट एंड वेजिटेबल, फ्रूट एंड
वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। तो फ्रूट और वेजिटेबल जो होते हैं वो आपके न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। फ्रूट और वेजिटेबल न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं हमारी बॉडी के लिए, एक को न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं और न्यूट्रिएंट्स हमको क्या मिलती है, एनर्जीज मिलती है। तो फ्रूट और वेजिटेबल क्या होते हैं, नर्सिंग सब्सटेंस फॉर द बॉडी, बॉडी को नर्सिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, इनको न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। तो हमें फ्रूट और वेजिटेबल से क्या क्या मिलता है, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। जैसे हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स आप भी जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट जैसे मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। तो कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हो गया, फ्रैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, डिफरेंट टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स हमको इससे फ्रूट और वेजिटेबल से प्रोड्यूस होते हैं। जैसे रिसोर्स ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इन फ्रूट्स, रेजिन जिसको बोलते हैं किशमिश। और अगर हम बात करते हैं वही चीज वेजिटेबल में तो हम देखेंगे टैपियोका इज अ रिसोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। और ये क्या करते हैं, हमको एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। 4 कैलोरीज एनर्जी प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स। एंड नेक्स्ट इज अ प्रोटीन। प्रोटीन आल्सो जस्ट लाइक इन अ फ्रूट, कैस्यू नट इज द रिसोर्स ऑफ प्रोटीन। बात करेंगे न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ साथ अगला एक चैप्टर में किसी। उसके बाद देखेंगे जैसे क्या, फैट डिफरेंट, जैसे वालनट इज द रिसोर्स ऑफ फैट्स एंड प्रोड्यूस 9 कैलोरीज पर ग्राम। एंड विटामिन्स लाइक विटामिन ए, बी कॉम्प्लेक्स, सी, डी, ई, के, डिफरेंस। मिनरल्स पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। तो हम यहां पे देखेंगे कि जैसे विटामिन ए, रेटिनॉल्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, थायमिन, राइबोफ्लोविन, विटामिन सी, स्कॉर्बिक एसिड, डी, कैल्सिफेरॉल, ई, टेकोफेरॉल, नैफ्थोकिन। डिफरेंट विटामिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम या अवेलेबल फ्रॉम द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। विटामिन ए जैसे रिसोर्स क्या है विटामिन ए का, अगर फ्रूट की बात करें तो मैंगो इज अ रिसोर्स ऑफ विटामिन ए। मैंगो में कितना, 4800 IU। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रूट में, पपाया 2020 IU इंटरनेशनल यूनिट्स। ये क्या है, विटामिन ए, B1, B2 बेल, सी। अगर विटामिन सी की बात करते हैं तो बारबडास चेरी 1000 to 4000 मिलीग्राम पर 100 ग्राम फ्रूट्स। सेकेंड पॉइंट पे अगर विटामिन सी की बात करते हैं तो 600 मिलीग्राम्स ऑनला। एंड अगर थर्ड पोजीशन पे बात करते हैं विटामिन सी की तो गोवा 299 मिलीग्राम। डिफरेंट टाइप्स के विटामिन हमको किससे प्रोड्यूस होते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल्स से। अगर हम मिनरल की बात करें तो मिनरल्स में हमारा बहुत से मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम, आयरन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयरन का रिसोर्स क्या है, तो आपका ड्राई कोरोना 39.1। और आगे बात करते हैं इसमें। और पोटेशियम इज अ रिसोर्स, वेजिटेबल सबसे ज्यादा हमारे प्रोड्यूस करते हैं पोटेशियम। एक चीज और हम यहाँ पे जानते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, अगर हम इनको बोलेंगे तो बोलेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। एंड अगर हम विटामिन एंड मिनरल की बात करेंगे तो इनको बोलेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये हमारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या प्रोड्यूस करेंगे, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। बट विटामिन एंड मिनरल्स वी आर नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, ये हमको एनर्जी सोर्स नहीं है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट एनर्जी के सोर्स हैं, बट विटामिन एंड मिनरल हमको क्या करते हैं, बचाते हैं किससे, डिजीज से। क्योंकि इनकी डिफिशियंसी से क्या होता है, बॉडी में डिजीज एंड डिसऑर्डर कॉज होती हैं।
तो इसीलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, प्रोटेक्टिव फूड। कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इनको मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं क्योंकि ये हमारे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। बट विटामिन एंड मिनरल्स वी आर नॉट प्रोड्यूस एनर्जी बट यार प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज एंड डिसऑर्डर, सो इट्स कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टिव फूड्स बोलते हैं। इसको फूड आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स को, विटामिन एंड मिनरल्स, जैसे विटामिन ए की डिफिशियंसी से डिसऑर्डर काज होता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी से डिसऑर्डर काज होता है, या कोई डिजीज काज हो जाती है, जानेंगे आगे। तो हमने यहां पे जाना आपका क्या, न्यूट्रिशनल वैल्यू के हिसाब से, ये पूरा चैप्टर है, आगे डिस्कस करेंगे। रिलीजियस वैल्यू, यानी रिलीजियस वैल्यू क्या है इसकी, जैसे आप देखेंगे रिलीजियस वैल्यू के हिसाब से तो हम आपको बताएंगे यहाँ पे। जैसे बेल की लीफ होती है, लीफ ऑफ बेल, तो वो क्या होता है, डिनोटेड टू लॉर्ड शिवा। जो बेल की पत्री होती है वो भगवान शिव को डिनोट होती है। जैसे एक कचनार होता है, ठीक है ना, अमलतास, अमलतास इज डिनोटेड टू द लॉर्ड काली, लॉर्ड काली, जो देवी काली जी हैं उनको अमलतास होता है। कचनार जो होता है वो आपके सरस्वती को डिनोटेड होता है। या और रिलीजियस वैल्यू के हिसाब से देखेंगे, जैसे आप देखेंगे कहीं पर भी कोई फंक्शन होता है या शादी वगैरह में, तो क्या करते हैं कि केले के पत्ते का यूज करते हैं या आम के पत्ते का यूज करते हैं। ये भी एक हॉर्टिकल्चर की क्या है, रिलीजियस वैल्यू है, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है। जैसे क्या होता है ना, नारियल एक शगुन चिन्ह के रूप में हम किसी को देते हैं। इट्स वेरी ट्रेडिशनल इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा शगुन चिन्ह के हिसाब दिया जाता है इसको, नारियल को। एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत है, जैसे कैश्यू नट हमारे इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, या मैंगो का प्रोडक्ट बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम समझ रहे होंगे, जैसे क्योंकि हमने आपको बताया था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है डे बाय डे। बहुत हमारा जो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है इसकी जो ग्रोथ है बहुत ज्यादा हो रही है डे बाय डे। और जिसमें इंडस्ट्रियल अगर हम बात करें तो देखेंगे कि डिफरेंट इंडस्ट्रियल हमारी स्टैब्लिश होती हैं हमारे आसपास, जिसमें हॉर्टिकल्चर का बहुत बड़ा रोल है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंस थे हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, रिलीजियस इंपॉर्टेंस, एक्सपोर्ट इंपॉर्टेंस एंड इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस, और बहुत सी इंपॉर्टेंस है। जैसे हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज करते हैं हम लोग हॉर्टिकल्चर के साथ, या हॉर्टिकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट देखते हैं तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। बात करते हैं आगे, इसी के साथ हम अगली स्लाइड में देखेंगे कि एरिया, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ हॉर्टिकल्चर। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो टोटल हॉर्टिकल्चर का एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो क्या क्या है। ये आपका एनएचवी से लिया गया, एनएचवी का 2019-20 का ये डेटा है। एनएचवी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड गुड़गांव हरियाणा में है, आपके 1984 में स्टैब्लिश हुई थी नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। बट हमारा जो मेन यहां पर है तो टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया, अब यहां पे टोटल जो एरिया है हम किसके बात कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर में। ये टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया मिलियन हेक्टेयर, कितना मिलियन हेक्टेयर है, 25.61 मिलियन हेक्टेयर। किसका, टोटल हॉर्टिकल्चर का एरिया है। एरिया हमेशा किसमें होगा, मिलियन हेक्टेयर में। कितना, 25.61 मिलियन हेक्टेयर है। और उस हॉर्टिकल्चर में फ्रूट और वेजिटेबल जो मेजर चीजें हैं जिसपे हम बात कर रहे हैं, जो मेजर एरिया है, जो फ्रूट कितना करता है 6.5 मिलियन हेक्टेयर कवर करता है, और वेजिटेबल कितना 10.43 मिलियन हेक्टेयर। यहां पे कंफ्यूजन है, लोग सोचेंगे कि इसको अगर हम ऐड कर दें तो ये 25 के नहीं हो गया। तो बाकी जो और बची आपके फ्लोरिकल्चर एरिया, प्लांटेशन, स्पाइस, कॉन्डिमेंट, मेडिसिनल एरोमेटिक, अगर टोटल एरिया अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा 25.61। बट हम यहां पे जो बात कर रहे हैं मेजर फ्रूट और वेजिटेबल की, जो टोटल अगर हॉर्टिकल्चर एरिया देखेंगे 25.61 मिलियन हेक्टेयर, फ्रूट का 6.5 मिलियन हेक्टेयर और वेजिटेबल का 10.43 मिलियन हेक्टेयर। इसके बाद बात करेंगे हम टोटल प्रोडक्शन किसका,
हॉर्टिकल्चर का है यहाँ पे। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना है 313.35 313.35 मैट्रिक टन। तो प्रोडक्शन किसमें होगा मैट्रिक टन में 313.35 मैट्रिक टन किसका टोटल हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन है। उस टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में फ्रूट का प्रोडक्शन कितना है 97.97 मैट्रिक टन यानी 97.97 मैट्रिक टन किसका है फ्रूट का प्रोडक्शन है। और वेजिटेबल का प्रोडक्शन 183.17 मैट्रिक टन 183.17 मैट्रिक टन किसका है प्रोडक्शन वेजिटेबल का। फिर हम प्रोडक्टिविटी देखेंगे। जो प्रोडक्टिविटी के हिसाब से अगर हम टोटल प्रोडक्टिविटी बात करें हॉर्टिकल्चर की तो प्रोडक्टिविटी क्या होता है प्रोडक्शन अपॉन एरिया। वो अलग अदर फैक्टर है उस प्रोडक्टिविटी को टन पर हेक्टेयर यानी एक हेक्टेयर की प्रोडक्टिविटी कितना प्रोडक्शन जैसे हम कहेंगे कितना इतना प्रोडक्शन हुआ इस स्टेट का। बट प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा किसकी होगी एक टोटल एक पर्टिकुलर एरिया की। तो हम एक हेक्टेयर की तो उसको हम प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए प्रोडक्शन अपॉन एरिया करते हैं और प्रोडक्टिविटी को हम किसमें डिनोट करते हैं टन पर हेक्टेयर में। और जो टोटल हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंडिया में है वो कितनी है 12.36 कितनी है 12.36 12.36 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी है आपके हॉर्टिकल्चर की। और इसमें फ्रूट की प्रोडक्टिविटी कितनी है 12.3 टन पर हेक्टेयर 12.3 टन पर हेक्टेयर और वेजिटेबल की 17.4 टन पर हेक्टेयर किसकी वेजिटेबल की प्रोडक्टिविटी। क्योंकि आप देखेंगे कि एग्रोनॉमिक क्रॉप से ज्यादा प्रोडक्टिविटी होती है किसकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। तो जनरल बेस पे हम यहाँ पे जानेंगे जैसे कि टोटल जो फ्रूट का एरियाज है हमारा आंध्र प्रदेश है और वेजिटेबल में वेस्ट बंगाल सबसे ज्यादा आपका प्रोडक्शन करता है एरिया और प्रोडक्शन वेजिटेबल का वेस्ट बंगाल है। प्रोडक्टिविटी अगर वेजिटेबल की बात करते हैं तो तमिलनाडु की है और फ्रूट के एरिया की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश है। बाकी जैसे जैसे क्रॉप्स के आएंगे वैसे वैसे मैं आपको वहां पे बताऊंगा मेजर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के फ्लोरिकल्चर्स के। तो यहाँ पे एक बेसिक चीजें मैंने आपको टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया कवर करने की कोशिश करी। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे कि टोटल हॉर्टिकल्चर एरिया 25.6 मिलियन हेक्टेयर। टोटल हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 313.35 मैट्रिक टन और टोटल प्रोडक्टिविटी 12.36 टन पर हेक्टेयर। और ये डेटा आपका 2019-20 का एनएचबी का है। एनएचबी मींस नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड और 1984 में स्टैब्लिश हुई गुड़गांव हरियाणा में। तो ये हम लोग यहाँ पे जाने और उसका नेक्स्ट स्लाइड में कुछ हम हॉर्टिकल्चर के इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर बात करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। जैसा कि हम लोग अभी तक जान चुके हैं कि हॉर्टिकल्चर क्या है, हॉर्टिकल्चर की ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, हॉर्टिकल्चर का इंपॉर्टेंस क्या है, हॉर्टिकल्चर का क्या एरिया और प्रोडक्टिविटी है हमारे इंडिया में। उसके बाद हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट पर बात करते हैं और कुछ हम छोटे छोटे पॉइंट पर बात करते हैं जैसे कि जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है और हमारे यूपीपीएससी के एग्जाम से बिहाफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम बात करें कि हॉर्टिकल्चर की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कौन सी है इंडिया में। तो जैसे हम जीवी पंत की बात करते हैं 1960 में, उसी तरह की जो फर्स्ट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी है आपके सोलन में हिमाचल प्रदेश में। डॉक्टर वाई.एस. परमार हिमाचल प्रदेश में है आपके। और 1985 में ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा गया था एक राजस्थान के एग्जाम में। 1985 में स्टैब्लिश हुई थी डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री सोलन हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं कि एनएचएम नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ये आपके 2005 में आया था और 10th 5 ईयर प्लान में 10th 5 ईयर यानी 10वीं पंचवर्षीय योजना में नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन आया था। जैसे आपको पूछा जाता है कि फ्रूट वेजिटेबल प्रोडक्शन मतलब किस पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा इस पे ध्यान दिया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा 8th 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा फोकस किया गया था फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्शन पे। उसका जैसे अभी हमने बात की थी एनएचबी की, आपको एनएचबी 1984 में स्टैब्लिश हुआ हरियाणा में, हरियाणा गुड़गांव हरियाणा में।
उसके बाद हम एक यूपीपीसीएस के अंतर्गत आता है जो हमारा एक इंस्टीट्यूट है CISH, देख रहे होंगे यहाँ पे आप CISH, अगर हम शॉर्ट में कहें तो CISH इट मीन सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर, क्योंकि यूपीपीसीएस के से रिलेटेड आपको कवर करता है। तो लखनऊ आपके रहमान खेड़ा में ये है CISH, और ये कब हुआ था एस्टेब्लिश 1984 में। अच्छा, काफी लोग अगर पुराने एग्जाम को देख रहे होंगे, एग्जाम पेपर को, तो वहां पे पूछा गया CIHNP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर फॉर नॉर्दर्न प्लेन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर फॉर नॉर्दर्न प्लेन। ये क्या था? ये CISH का ही पुराना नाम था, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर फॉर नॉर्दर्न प्लेन। और 1995 में आपका रिनेम्ड हुआ, इसका नाम चेंज हुआ, और नाम चेंज क्या हो गया? CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हार्टिकल्चर। जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हार्टिकल्चर कहाँ है? बीकानेर, राजस्थान में। और जैसे पूछा जाता है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर कहाँ है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हार्टिकल्चर आपका जम्मू कश्मीर में है। इसी तरीके जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर कहाँ है, तो वो आपके बेंगलोर में है, 1968 में स्टैब्लिश हुआ था। तो डिफरेंट, मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा, या किसी दिन आपको सारे इंस्टीट्यूट और बोर्ड और एनआरसी पे बात करूंगा। व्हीकल फैक्टर है, आज बेसिक क्लास में हम जानते हैं। जैसे एक पॉइंट है इंटरनेशनल ईयर ऑफ हार्टिकल्चर। इंटरनेशनल ईयर ऑफ हार्टिकल्चर कब था? तो 2012 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ हार्टिकल्चर कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे बेस्ट हार्टिकल्चर स्टेट अवार्ड, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बेस्ट हार्टिकल्चर स्टेट अवार्ड किसको मिला? मिजोरम को मिला था 2019 में बेस्ट हार्टिकल्चर स्टेट अवार्ड। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो 2021 को यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। जैसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ पोटैटो 2008। तो देखेंगे हर साल एक ईयर हम एक ईयर के रूप में मनाते हैं, इंटरनेशनल ईयर के रूप में मनाते हैं। तो 2021 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल है। और जैसे हम बात करें कि कुछ बेसिक चीजों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पॉइंट पर, कि जो इसको मैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करते हैं। जैसे ICMR द्वारा, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा जो हमारे वेजिटेबल की रिकमेंडेड डोज है, वेजिटेबल की रिकमेंडेड डोज है, वो आपके 283 से लेके 300 ग्राम पर डे पर कैपिटा होनी चाहिए। कितनी? 283 से 300 ग्राम पर डे। ये हमारी रिकमेंडेड डोज है, रिकमेंडेड डोज है। और अवेलेबिलिटी, नाउ दिस टाइम इंडिया में अवेलेबिलिटी आपको पता है 300 ग्राम वेजिटेबल होनी चाहिए, बट कितनी? 125 ग्राम लीफी, 100 ग्राम रूट्स वेजिटेबल प्लस 75 अदर वेजिटेबल्स। ये हमारी क्या हो गई? रिकमेंडेड डोज हो गई। कितनी? 125 ग्राम लीफी वेजिटेबल, 100 ग्राम रूट वेजिटेबल और 75 ग्राम अदर वेजिटेबल। क्या हो गया? हमारी रिकमेंडेड डोज हो गई। तो ये चीज हम बाद में जानेंगे जब हम वेजिटेबल का बेसिक क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। बट हमारी रिकमेंडेड डोज के साथ साथ अवेलेबिलिटी आपको आप बताऊं तो 393 ये क्या है? ग्राम पर डे पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है। किसकी? वेजिटेबल की। किसकी अवेलेबिलिटी है? 393 आपकी अवेलेबिलिटी है। अगर हम फ्रूट की रिक्वायरमेंट की बात करें ICMR द्वारा, फ्रूट रिक्वायरमेंट की, तो कितनी है आपके? 100 110 तक देता है, तो 85 to 100 है, जो कि रिक्वायरमेंट है ICMR द्वारा, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा। ग्राम पर डे पर कैपिटा
क्या है, रिक्वायरमेंट है। और अगर आज हम अवेलेबिलिटी की बात करें आज, तो कितनी है, 207 ग्राम पर डे पर कैपिटा। क्या है 207, कुछ ये 207.9 है और 393.67 है, 207.9 है। तो वो एक एप्रोप्रिएट डेटा मैं आपको बताता हूं। 207 ग्राम आज अवेलेबिलिटी है और 393 ग्राम की वेजिटेबल की अवेलेबिलिटी है। तो आप जैसे देख रहे होंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे ग्रोथ रेट है वेजिटेबल का। जैसा कि ये हमारा एक डेमो क्लास था जिसमें हमने जाना कि व्हाट इज हार्टिकल्चर, हार्टिकल्चर क्या है, कब रिटन लैंग्वेज में आया, कैसी फार्मिंग सिस्टम है, इंटेंसिव फार्मिंग सिस्टम है, 17वीं शताब्दी में आया। और फादर ऑफ हार्टिकल्चर वर्ड कौन है, एलिस वैली है। फादर ऑफ हार्टिकल्चर इन इंडिया एमएस मैरीगोडा है। बहुत सी चीजें हार्टिकल्चर में ज्यादा लैटिन वर्ड है। उसके बाद हमने जाना कि ब्रांचेस ऑफ हार्टिकल्चर कौन कौन से हैं, जैसे पोमोलॉजी, ऑलरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, प्लांटेशन, स्पाइसेस, मेडिसिनल एरोमेटिक, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग। काफी चीजें मैंने उसमें जो बेसिक चीजें थी आपको बताने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने बात किया कि इंपॉर्टेंस, हार्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे आपने देखा था स्पीच स्लाइड में। फिर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करी थी। और इसी के बाद हम जो हमारा बहुत ही एक मेजर पोर्शन जिसकी बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ हार्टिकल्चरल क्रॉप्स, जैसे हम उसमें देखेंगे नेक्स्ट आपके क्लास में।